तो हिंदी साहित्य में जो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी आपका लेखक या कवि हुआ उससे संबंधित जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस लेखक या कवि से संबंधित, तो सबसे पहले हम वो पॉइंट देखेंगे। उसके बाद उस लेखक या कवि की जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी ही रचनाएं देखेंगे, और साथ ही साथ उन रचनाओं में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आती हैं, वो सभी हम आपको साथ के साथ बताते चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले आज हमें पढ़ना है रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। ठीक, और ये दिनकर जो आप देख रहे हो ये दिनकर इनका उपनाम है। कभी भी पूछा जाए तो बताओगे दिनकर क्या है, उपनाम है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इनकी कविताओं में विद्रोह, राष्ट्र प्रेम, अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठी है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, उर्वशी पर 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने रश्मि रथी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, तो रश्मि रथी में महाभारत के उपेक्षित पात्र कर्ण का पुनर्मूल्यांकन किया और उसे गरिमा में पात्र के रूप में अंकित किया। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दिनकर ने संस्कृत के 4 अध्याय, काफी बार पूछा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो संस्कृत के 4 अध्याय के रूप में एक श्रेष्ठ गद्य रचना लिखी है। ठीक, और इसे ये भी पूछा जाता है कि ये गद्य रचना है या पद्य रचना है। ठीक, ये किसने लिखी, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दिनकर की डायरी भी एक उच्च कोटि की रचना है। ठीक, इसका नेक्स्ट पॉइंट ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी। ठीक, इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद इनके निबंध हैं, रेती के फूल, साहित्य मुखी, भारत की सांस्कृतिक कहानी। ठीक, शुद्ध कविता की खोज, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। ठीक, इसके बाद आधुनिक बोध, अर्धनारीश्वर, विवाह की मुसीबतें, बेड़वन, भारतीय एकता। ठीक, इसके बाद संस्मरण हैं जैसे कि मेरी यात्रा, लोकदेव नेहरू, इसे याद रखिएगा। ठीक, लोकदेव नेहरू, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट हमें देखना है माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में। ठीक, तो इनका सबसे पहला पॉइंट है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का अन्य नाम क्या है, पंडित जी। देखिए, अन्य नाम से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और उनकी उपाधियों से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि ये उपाधि किसको दी गई, या इसका अन्य नाम क्या है, या फिर इसका पूरा नाम क्या है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, 1943 में अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। इसके बाद 1929 में पत्रकार परिषद के अध्यक्ष बने। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है 1943 में उस समय का हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, उस समय यानी कि 1943 के समय में हिंदी का जो सबसे बड़ा जो पुरस्कार था हिंदी साहित्य का, वो था आपका देव पुरस्कार। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक, देव पुरस्कार था, और इनकी जो रचना थी हिमक्रीटनी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, काफ़ी बार पूछी जाती है। ठीक, हिमक्रीटनी पर मिला था। ठीक, इसके बाद ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, भोपाल का माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय इन्हीं के नाम पर स्थापित किया गया था। ठीक, याद रखिएगा।
यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रिका विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताओगे, भोपाल में। ठीक, याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है ये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हिम तरंगिनी, इंपॉर्टेंट रचना है ये इनकी, याद रखिएगा। ठीक, हिम तरंगिनी के लिए 1955 में साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था। ठीक, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनके निबंध हैं जैसे रंगों की होली, अमीर इरादे गरीब इरादे, साहित्य देवता। ठीक, इनके काव्य हैं हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, बनवासी, काल का अनुवाद, नागार्जुन युद्ध, साहित्य देवता, बेड़ू गूंजे धारा, युग चरण मरण ज्वार, बीजुरी काजल आज रही, समर्पण, बलय धूम। ठीक, इसके बाद इसका संपादन है प्रवाह। ठीक, इसे मास्की कहते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के बारे में। ठीक, और आपको अच्छे से पता है हिंदी साहित्य में बंकिम चंद्र चटर्जी जी कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बात आप अच्छे से जानते ही हैं। तो इनसे संबंधित सबसे पहला पॉइंट है 1874 में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से पता ही होगा। ठीक, और आपको ये भी याद रखना है कि ये किस सन में रचना की गई थी। ठीक, इसके बाद एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट और है इसी में, जिसे बाद में आनंद मठ नामक उपन्यास में शामिल किया गया था। ये काफ़ी पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट इसकी सन याद रखनी है, दूसरा कौन सा गीत था, तो वंदे मातरम, और तीसरा आनंद मठ। ठीक, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इनसे संबंधित, वंदे मातरम गीत को सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ पर गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी काफ़ी पूछा गया है। ठीक, कब गाया गया था, तो 1896 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के अलेक्जेंडर ड्यूमा, क्या अलेक्जेंडर ड्यूमा कहलाते हैं। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला उपन्यास, जो उनका सबसे पहला उपन्यास था, काफ़ी पूछा जाता है, 1865 ईस्वी में लिखा गया था, और उसका नाम क्या था, दुर्गेश नंदिनी। क्या था, दुर्गेश नंदिनी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक, और ये कितनी उम्र में लिखा गया था, ये तो काफ़ी कम पूछा जाता है, वैसे इतना नहीं पूछा जाता, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस वर्ष में लिखा गया था, ये इम्पोर्टेंट है, और कौन सा उपन्यास है सबसे पहला, ये इम्पोर्टेंट है। कितनी वर्ष की उम्र में लिखा गया था, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, लेकिन याद रखिए नॉलेज के लिए आपको। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दुर्गेश नंदिनी के बाद उन्होंने बंग दर्शन नामक साहित्यिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था, और उसकी सबसे बड़ी बात क्या थी कि बंग दर्शन जो आपका साप्ताहिक पत्र था, उसमें रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखने का कार्य किया था। ठीक, और यहाँ पर एक और सबसे बड़ी बात है कि रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी को अपना गुरु मानते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक, तो इनसे संबंधित नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट है राष्ट्रीय दृष्टि से आनंद मठ उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। लेकिन ऐसा है क्यों, क्योंकि वंदे मातरम जो गीत था वो सबसे पहले जो प्रकाशित किया गया था वो इसी में किया गया था। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, इनकी रचनाएं हैं जैसे कि वंदे मातरम,
आनंद मठ, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, चंद्रशेखर, विष वृक्ष, मृणालिनी, देवी चौधरानी, कमलाकांत का रोज नामचा, इसके बाद रजनी, इसके बाद कृष्णकांत का वसीयत नामा। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है पंडित बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में। ठीक, तो पंडित बालकृष्ण भट्ट जी से संबंधित सबसे पहला पॉइंट है हमारा, पंडित बालकृष्ण भट्ट 1877 में हिंदी प्रदीप, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी, याद रखिएगा। ठीक, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र के संपादक बने। देखिए यहाँ पर कभी कभी आपको देखने को मिलता है मासिक पत्र, कभी देखने को मिलता है साप्ताहिक पत्र। तो इनका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि मासिक पत्र का मतलब महीने वाला और साप्ताहिक पत्र का मतलब सप्ताह वाला। ठीक, इसके बाद के संपादक बने। 32 वर्षों तक इसका संपादन करने के बाद आर्थिक कठिनाइयों की वजह से हिंदी प्रदीप का प्रकाशन बंद करना पड़ा। तो हिंदी प्रदीप का जो प्रकाशन था कितने वर्षों तक चला था, तो वो चला था आपका 32 वर्षों तक। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने प्रयाग में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे तो आपको 100% याद ही रखना है। ठीक, इन्होंने प्रयाग में भारतीय भवन पुस्तकालय की स्थापना की थी। सबसे पहला पॉइंट, भारतीय भवन पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी, तो बालकृष्ण भट्ट ने। इसके बाद कहाँ पर की गई थी, तो प्रयाग में की गई थी। ठीक, तो दोनों ही बातों को आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कुछ समय तक इन्होंने काशी नगर प्रचारणी सभा से प्रकाशित होने वाले हिंदी शब्द सागर, पूछा जाता है, याद रखिएगा, हिंदी शब्द सागर का भी संपादन किया था। ठीक, तो इनसे संबंधित नेक्स्ट जो पॉइंट है उन्हें देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये गद्य काव्य और भावात्मक निबंधों के प्रथम लेखक माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने 2 पत्रों, सबसे पहला हिंदी प्रदीप, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद हिंदी शब्द सागर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें आपका हिंदी प्रदीप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इनका सबसे प्रसिद्ध भावात्मक निबंध, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंद्रोदय। ठीक, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इनके भावात्मक निबंधों को देखकर इन्हें चार्ल्स लैम्ब, ठीक, चार्ल्स लैम्ब की उपाधि दी गई थी, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, इनकी रचनाओं की बात करें तो साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली, एक अजान 100 सुजान। ठीक, इसके बाद नूतन ब्रह्मचारी, बाल विवाह, चंद्रसेन, दमयंती स्वयंवर, इसके बाद बेड़ु संहार, जैसा काम वैसा परिणाम, इसके बाद देवताओं से हमारी बातचीत। ठीक, इसके बाद नए तरह का जुनून, इसके बाद देश सेवा महत्व, राजा और प्रजा। इसके बाद अनुवाद की बात करें तो पद्मावती और शर्मिष्ठा, ये एक नाटक है। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ये हम आशा करते हैं। यदि किसी प्रकार का यदि कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका कन्फ्यूजन या डाउट होगा वो दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।